यह पूरी बातचीत एक बहुत ही दिलचस्प, भावुक और मजेदार पॉडकास्ट इंटरव्यू है जिसमें WWE सुपरस्टार दंपति जिमी उसो और नाओमी अपनी शादी, प्यार, संघर्ष, करियर, मानसिक लड़ाइयों और जिंदगी के अनुभवों के बारे में खुलकर बात कर रही हैं। इंटरव्यू में कई बार हंसी मजाक होता है, कई जगह भावुक पल आते हैं और कई जगह ऐसी बातें होती हैं जो जिंदगी के लिए सीख जैसी लगती हैं। शुरुआत में दोनों अपनी पहली डेट को याद करते हैं। जिमी उसो हंसते हुए बताते हैं कि जब वे पहली बार नाओमी के साथ सुशी रेस्टोरेंट गए थे, तब नाओमी ने गलती से वसाबी को एवोकाडो समझ लिया था। जिमी को उस समय लगा कि ये लड़की थोड़ी अलग है। नाओमी भी मजाक में उस पल को याद करती हैं और दोनों खूब हंसते हैं। वहां से बातचीत उनके रिश्ते की शुरुआत पर जाती है। वे बताते हैं कि वे 2009 में WWE डेवलपमेंटल के दौरान मिले थे और 2014 में शादी की थी, जो शो टोटल दिवस में दिखाई गई थी। अब उनकी शादी को 11 साल हो चुके हैं और दोनों कहते हैं कि इतनी लंबी शादी को सफल बनाने का सबसे बड़ा राज कम्युनिकेशन यानी खुलकर बातचीत करना है। जिमी बताते हैं कि चाहे जिंदगी कितनी भी व्यस्त क्यों न हो, दोनों हमेशा एक दूसरे से चेक इन करते रहते हैं। यानी सिर्फ कैसे हो पूछना नहीं, बल्कि सच में समझना कि सामने वाला अंदर से कैसा महसूस कर रहा है। नाओमी कहती हैं कि जब जिमी उनके साथ होते हैं तो उन्हें शांति और सुरक्षा महसूस होती है। WWE का जीवन बहुत कठिन होता है क्योंकि हर समय यात्रा, शो और पब्लिक लाइफ चलती रहती है। कई बार दोनों अलग अलग शेड्यूल पर होते हैं और इससे रिश्ते में दूरी महसूस होने लगती है। नाओमी मानती हैं कि वे रिश्ते में ज्यादा इमोशनल और अटैच्ड हैं, इसलिए जब जिमी आसपास नहीं होते तो उन्हें खालीपन महसूस होता है। जिमी भी मानते हैं कि 24 घंटे साथ रहना आसान नहीं होता, लेकिन उन्हें शुरू से पता था कि वे नाओमी के साथ हर समय रह सकते हैं। दोनों बताते हैं कि लंबे रोड ट्रिप्स में वे गाने सुनते हैं, शो देखते हैं और नाओमी अक्सर मजेदार तरीके से गानों के लिरिक्स बदलकर जिमी को हंसाती रहती हैं। इसके बाद बातचीत नाओमी के करियर के सबसे कठिन दौर पर जाती है। नाओमी बताती हैं कि जब उन्होंने WWE छोड़ने का फैसला लिया था, तब वे मानसिक और भावनात्मक रूप से टूट चुकी थीं। उन्हें लगने लगा था कि शायद उनका रेसलिंग करियर खत्म हो गया है। उसी दौरान जिमी उसो ब्लड लाइन स्टोरी लाइन में बहुत व्यस्त थे और नाओमी को अपनी लड़ाई काफी हद तक अकेले लड़नी पड़ी। नाओमी कहती हैं कि वह समय उनके जीवन का सबसे मुश्किल दौर था क्योंकि उन्हें खुद को फिर से समझना पड़ा। उन्हें लगा था कि शायद वे अब रेसलिंग नहीं करना चाहती, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि उनके अंदर अभी भी आग बाकी है, वे अभी खत्म नहीं हुई हैं। नाओमी बताती हैं कि WWE छोड़ने के बाद उन्होंने खुद को दोबारा बनाया। उन्होंने अपनी कॉन्फिडेंस वापस पाई। पहले वे हमेशा दूसरों के भरोसे पर रहती थीं, लेकिन उस समय उन्हें खुद अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ा। उन्होंने खुद को मोटिवेट किया, नेगेटिव थॉट्स से लड़ाई की और फैसला किया कि अब वे अपने करियर को अपने तरीके से जिएंगी। नाओमी कहती हैं कि जब वे वापस लौटी, तब वे पहले से ज्यादा फोकस्ड, कॉन्फिडेंट और इंटेंशनल थीं। वे सिर्फ काम नहीं कर रही थीं, बल्कि अपने सपनों को नए तरीके से जी रही थीं। जिमी उसो इस दौरान बहुत भावुक हो जाते हैं। वे बताते हैं कि नाओमी को संघर्ष करते हुए देखना उनके लिए आसान नहीं था। वे कहते हैं कि नाओमी ने उन्हें भी बहुत कुछ सिखाया। उन्होंने देखा कि नाओमी कैसे TNA में गई, वहां चैंपियन बनी और खुद को फिर से साबित किया। जिमी की आंखें नम हो जाती हैं क्योंकि वे महसूस करते हैं कि नाओमी ने हार नहीं मानी। वे कहते हैं कि आज नाओमी अपने सबसे असली और ऑथेंटिक रूप में हैं। जिमी बताते हैं कि वे नाओमी को सिर्फ पत्नी की तरह नहीं बल्कि एक फैन की तरह भी देखते हैं। उन्हें नाओमी को खुश और मजे में परफॉर्म करते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है। बातचीत फिर जीवन के सबक की तरफ बढ़ती है। जिमी कहते हैं कि कभी कभी इंसान अपने सपनों को ही बोझ समझने लगता है।
वे बताते हैं कि एक पुराने रेसलर ने उनसे कहा था, अपने सपने को नौकरी मत बनने दो। यह बात उनके दिल में बैठ गई। जिमी कहते हैं कि उन्होंने जिंदगी में बहुत गलतियां की, कई बार खुद को बहुत बड़ा समझा, लेकिन जिंदगी ने उन्हें हम्बल बनना सिखाया। वे बताते हैं कि उन्होंने लगभग 2 साल तक सोशल मीडिया छोड़ दिया क्योंकि उन्हें महसूस हुआ कि यह उनके दिमाग और शांति को खराब कर रहा है। वे कहते हैं कि सोशल मीडिया पर घंटों बिताने के बाद इंसान सोचता है कि उसने आखिर हासिल क्या किया। जिमी कहते हैं कि अब उनका सबसे बड़ा लक्ष्य प्रेजेंट रहना है, यानी हर पल को महसूस करना। वे कहते हैं कि पहले वे अपने पास्ट की गलतियों या फ्यूचर की चिंता में उलझे रहते थे, लेकिन अब वे आज में जीना सीख गए हैं। वे बहुत खूबसूरत लाइन कहते हैं, जब तुम्हें लगता है कि तुम्हें मिट्टी में दबा दिया गया है तो समझो तुम्हें बोया गया है, क्योंकि अब तुम्हारे अंदर ग्रोथ आने वाली है। यह बात नाओमी और बाकी लोगों को भी बहुत प्रभावित करती है। इसके बाद दोनों फैमिली, बच्चों और पेरेंटिंग पर बात करते हैं। जिमी कहते हैं कि आज की जनरेशन सोशल मीडिया से बहुत प्रभावित है। बच्चे दूसरों की राय से डरते हैं और खुद जैसे रहना भूल जाते हैं। वे कहते हैं कि वे अपने बच्चों को हमेशा यही सिखाते हैं कि खुद जैसे बनो। नाओमी और जिमी दोनों बताते हैं कि अगर कोई उनके बच्चों को हर्ट करे या बुली करे तो वे बहुत प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। बातचीत में कई मजेदार पल आते हैं जहां दोनों पेरेंट्स की तरह रिएक्ट करते हैं और हंसते हैं। फिर दोनों अपने डॉग्स के बारे में बताते हैं। उनके पास एक रॉटवेलर है जिसका नाम मार्ली है और एक छोटा चिहुआ हुआ है जिसका नाम टैंक है। वे बताते हैं कि उनके डॉग्स उनके लिए फैमिली जैसे हैं। उन्होंने इतना बड़ा बेड खरीदा ताकि उनके डॉग्स आराम से उनके साथ सो सकें। नाओमी मजाक में कहती हैं कि जिमी डॉग्स को बहुत ज्यादा स्नैक्स खिलाते हैं और इसी वजह से टैंक मोटा हो गया है। दोनों अपनी मदर इन लॉ और घर की छोटी छोटी फनी बातें भी शेयर करते हैं। पूरे इंटरव्यू में बार बार यह बात सामने आती है कि नाओमी और जिमी सिर्फ पति पत्नी नहीं बल्कि बेस्ट फ्रेंड्स भी हैं। दोनों ने एक दूसरे के सबसे मुश्किल समय देखे हैं। नाओमी ने जिमी को इमोशनली मजबूत बनाया और जिमी ने नाओमी को खुद पर विश्वास दिलाया। दोनों बार बार कहते हैं कि जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए हर पल को महसूस करना चाहिए, परिवार के साथ रहना चाहिए और खुद को बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करनी चाहिए। बातचीत के अंत में वे WWE के वर्तमान दौर की तारीफ करते हैं। जिमी कहते हैं कि आज रेसलिंग का समय सबसे शानदार है। वे खुश हैं कि उन्होंने कई अलग अलग एरास देखे हैं, पुराने लेजेंड्स का समय, दिवस एरा, NXT एरा और आज का नया समय। नाओमी कहती हैं कि अब विमेन रेसलर्स के लिए पॉसिबिलिटीज पहले से कहीं ज्यादा बड़ी हैं। पहले लगता था कि शादी या बच्चे होने के बाद करियर खत्म हो जाएगा, लेकिन आज महिलाएं मदरहुड और रेसलिंग दोनों संभाल रही हैं और नई मिसालें बना रही हैं। पूरी कहानी में प्यार, संघर्ष, सफलता, असफलता, परिवार, मानसिक स्वास्थ्य, सेल्फ कॉन्फिडेंस और जिंदगी की सीख सब कुछ शामिल है। यह सिर्फ WWE सुपरस्टार्स की बातचीत नहीं बल्कि 2 ऐसे लोगों की कहानी है जिन्होंने मुश्किल समय में भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा और हर गिरावट के बाद खुद को और मजबूत बनाया। यह पूरी बातचीत एक बहुत ही मजेदार, भावुक और दिल छू लेने वाली फैमिली स्टाइल बातचीत है, जहां WWE सुपरस्टार्स अपने पालतू जानवरों, परिवार, बचपन की यादों, संघर्षों और जिंदगी के मुश्किल समय के बारे में खुलकर बात कर रही हैं। इस कहानी में हंसी मजाक भी है, इमोशनल पल भी हैं और कई ऐसी बातें हैं जो दिखाती हैं कि बड़े सुपरस्टार भी आम लोगों की तरह अपने परिवार और पालतू जानवरों से बहुत प्यार करते हैं। शुरुआत में बातचीत परिवार और बच्चों की बातों से शुरू होती है। एक महिला हंसते हुए बताती है कि उसकी सास दुनिया की सबसे प्यारी और केयरिंग इंसान है, लेकिन वह उनके बच्चों और कुत्तों को चोरी छिपे कैंडी और एक्स्ट्रा खाना खिलाती रहती थी।
वह मजाक में कहती है कि जब वह खुद दादी बनेगी तो अपने पोते पोतियों को और ज्यादा स्पॉइल करेगी ताकि उसके बच्चे कुछ बोल न सकें। पूरा माहौल बहुत हल्का और मजेदार होता है और सब लोग हंसते रहते हैं। इसके बाद बातचीत उनके पालतू कुत्तों टैंक और मार्ली पर चली जाती है। वे बताते हैं कि टैंक की अचानक स्पाइन में बहुत गंभीर समस्या हो गई थी। रात के 2 बजे ऐसा लगा जैसे कोई घर में घुसकर उसे चोट मार गया हो, क्योंकि उसकी दर्द भरी चीख बहुत डरावनी थी। बाद में पता चला कि कुछ छोटे पैरों और लंबे शरीर वाले कुत्तों को अचानक स्लिप्ड डिस्क जैसी बीमारी हो जाती है। टैंक इतना दर्द में था कि हिल भी नहीं पा रहा था। वे उसे कई डॉक्टरों के पास लेकर गए और आखिरकार एक न्यूरोसर्जन ढूंढना पड़ा। इस दौरान वे बताते हैं कि जानवरों के इलाज पर कितना ज्यादा पैसा खर्च होता है और मजाक करते हुए कहते हैं कि वेट्स को पता है कि लोग अपने पेट्स से कितना प्यार करते हैं, इसलिए वे बहुत महंगे होते हैं। लेकिन साथ ही वे यह भी कहते हैं कि उनके लिए टैंक सिर्फ एक कुत्ता नहीं बल्कि परिवार का बच्चा है। फिर बातचीत और ज्यादा इमोशनल हो जाती है जब वे बताते हैं कि पैंडेमिक और लॉकडाउन के समय उनके ये कुत्ते उनकी जिंदगी में आए थे। उस समय दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। लोग डर में जी रहे थे, बीमारी फैल रही थी और सबको लग रहा था कि शायद जिंदगी खत्म हो जाएगी। उसी समय एक रेसलर चोटिल हो गया था और उसका नी रेसलमेनिया के दौरान खराब हो गया था। वह अकेले कई कई घंटे ड्राइव करके काम पर जाता था क्योंकि उड़ान भरने से डर लगता था। उस मुश्किल समय में टैंक और मार्ली उनके लिए इमोशनल सपोर्ट बन गए। वे कहते हैं कि इन डॉग्स ने सिर्फ उनकी जिंदगी ही नहीं बल्कि उनके रिश्ते को भी बचाया। वे अकेलेपन, डर और डिप्रेशन के समय उनके साथ खड़े रहे। फिर मजेदार हिस्सा आता है जहां वे टैंक की पॉटी ट्रेनिंग की कहानी बताते हैं। शुरुआत में टैंक बहुत छोटा और कमजोर था, इसलिए उसकी मालकिन उसे बाहर ठंड में बाथरूम कराने नहीं ले जाना चाहती थी। उसने घर के अंदर पी पैड्स पर ट्रेन करना शुरू कर दिया। अब सालों बाद टैंक अभी भी घर के रग्स पर पेशाब कर देता है। वह मजाक में शिकायत करती है कि अब उसे हल्के रंग के रग्स खरीदने पड़ते हैं ताकि पता चल सके कि टैंक ने फिर शरारत की है या नहीं। सब लोग हंसते हैं और उसे एक छोटे बच्चे जैसे वे फनी एनिमल फ्रेंडशिप्स की बातें करते हैं, जैसे चीता और डॉग की दोस्ती। वे बताते हैं कि सैन डिएगो जू में एक डॉग और चीता साथ बड़े हुए थे और बेस्ट फ्रेंड्स बन गए थे। यह सब सुनकर सभी हैरान और खुश होते हैं। फिर बात कैट्स पर आ जाती है। कुछ लोग कैट्स से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कुछ लोग उनसे डरते हैं। एक महिला अपने पुराने कैट डिक्सी की कहानी सुनाती है जिसे उसने रेस्क्यू किया था। लेकिन एक आदमी मजाक में कहता है कि पहली बार जब वह उसके घर गया तो कैट उसके चेहरे पर कूद गई थी और उसी दिन उसने तय कर लिया कि वह कभी कैट पर्सन नहीं बनेगा। इसके बाद सब लोग बॉल्ड कैट्स यानी स्फिंक्स कैट्स पर मजाक करते हैं और कहते हैं कि वे बहुत अजीब दिखती हैं और ऑयली भी होती हैं। बातचीत इतनी फनी हो जाती है कि सब जोर जोर से हंसते रहते हैं। फिर चाइल्डहुड मेमोरीज शुरू होती हैं। एक आदमी अपने बचपन की बहुत गरीबी भरी कहानी सुनाता है। वह बताता है कि उनके पुराने घर में बहुत बड़े बड़े रैट्स रहते थे, इतने बड़े कि दोस्तों को डर लग जाता था। उसकी गर्लफ्रेंड जब पहली बार घर आई तो उसे पोर्च से अंदर नहीं आने दिया गया क्योंकि घर में रैट्स थे। स्कूल में बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे कि उसके घर में जायंट रैट्स रहते हैं। वह याद करता है कि एक रात सोते हुए उसे अपने हाथ पर रैट के पंजे महसूस हुए थे, लेकिन वह इतना आदी हो चुका था कि डरने की बजाय बस हाथ हटा दिया। बाद में उन्होंने पूरे घर में पेस्ट बॉम्ब किया और एटिक में मरे हुए रैट्स का ढेर मिला। वह यह कहानी हंसते हुए सुनाता है, लेकिन अंदर से साफ दिखता है कि उसका बचपन बहुत कठिन था। इसके बाद वे गिनी पिग्स की मजेदार और इमोशनल कहानी बताते हैं।
उनकी बेटी ने YouTube देखकर सीखा कि पेरेंट्स को गिनी पिग खरीदने के लिए कैसे मनाना है। उसने रिसर्च करके पेरेंट्स को कन्विंस कर लिया। फिर एक गिनी पिग को कैंसर हो गया। उसका लेग एम्प्यूटेट करना पड़ा। परिवार ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, दवाइयां दी, छोटी सी व्हीलचेयर तक की बात हुई, लेकिन आखिरकार उसे यूथनाइज करना पड़ा। उस समय सब बहुत रोए। वे बताते हैं कि कैसे एक छोटा सा जानवर भी परिवार का हिस्सा बन जाता है। फिर पिग विल्बर की कहानी आती है, जो बहुत शॉकिंग और फनी दोनों है। बचपन में वे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के फार्म पर एक पिग के साथ खेलते थे और सोचते थे कि वह उनका पेट है। लेकिन एक दिन घर लौटने पर पता चला कि ग्रैंड डैड ने उसी पिग को काटकर बेकॉन और क्रैकलिंग्स बना दिए हैं। बच्चों को बहुत बड़ा इमोशनल शॉक लगा, क्योंकि वे विल्बर को फैमिली मेंबर समझते थे, जबकि बड़े लोग उसे खाने के लिए पाल रहे थे। सब इस याद पर हंसते भी हैं और दुखी भी होते हैं। बातचीत आगे कुकिंग, हेल्थ और डाइट पर जाती है। वे बताते हैं कि वे कुछ समय के लिए पेस्केटेरियन बने थे, यानी सिर्फ फिश खाते थे। वे हेल्थी फूड, सैल्मन, माही फिश और ग्रिलिंग की बातें करते हैं। फिर मजाक में कहते हैं कि एक महिला सुबह उठते ही सॉर पैच कैंडीज खाने लगती थी, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा स्वीट्स पसंद हैं। धीरे धीरे वे हेल्थ कॉन्शियस होने की बात करते हैं और बताते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ शरीर का ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। फिर परिवार और रिश्तों की गहरी बातें शुरू होती हैं। एक महिला अपने पिता के हेल्थ स्केयर के बारे में बताती है। उनके पिता को बहुत गंभीर हार्ट प्रॉब्लम हुई थी और उन्हें लगा था कि वे शायद उन्हें खो देंगे। वे बताते हैं कि उन्होंने मदद मांगी, सही डॉक्टर्स से संपर्क किया और आखिरकार उनके पिता बच गए। अब वे हेल्थी लाइफ जी रहे हैं। यह हिस्सा बहुत इमोशनल है, क्योंकि वे अपने पिता के साथ अपने रिश्ते की गहराई बताते हैं। उनका पति भी कहता है कि उसे उनकी फादर डॉटर बॉन्ड देखकर बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। इसके बाद वह महिला अपने बचपन की बातें करती है कि उसके पिता म्यूजिशियन और परफॉर्मर थे। वह बचपन में उनके शोज देखा करती थी और उसी से उसे एंटरटेनमेंट और परफॉर्मेंस का पैशन मिला। वह बताती है कि उसके अंकल जॉर्ज मक्रे 70s के बहुत बड़े सिंगर थे और आज भी परफॉर्म करते हैं। फिर उससे पूछा जाता है कि क्या वह खुद गा सकती है। वह शर्माते हुए कहती है कि हाँ, थोड़ी बहुत सिंगिंग कर सकती है, लेकिन डांसिंग और रेसलिंग में ज्यादा कॉन्फिडेंट है। पूरी कहानी में सबसे खास बात यह है कि यह सिर्फ WWE स्टार्स की बातचीत नहीं लगती, बल्कि एक असली परिवार की तरह महसूस होती है। वे अपने स्ट्रगल्स, प्यार, बचपन की गरीबी, पेट्स, फैमिली, हेल्थ स्केयर्स और फनी मेमोरीज को इतने नेचुरल तरीके से शेयर करते हैं कि सुनने वाला खुद को उनकी दुनिया का हिस्सा महसूस करने लगता है। यह पूरी बातचीत एक बहुत ही मजेदार, इमोशनल और दिल से जुड़ी हुई फैमिली टाइप बातचीत है, जहां WWE सुपरस्टार्स अपने परिवार, पालतू जानवरों, बचपन की मुश्किलों, रिश्तों और जिंदगी के संघर्षों के बारे में खुलकर बात कर रही हैं। कहानी में कभी हंसी आती है, कभी दुख महसूस होता है और कभी ऐसा लगता है जैसे पुराने दोस्तों की दिल से बातचीत चल रही हो। सबसे पहले वे अपने परिवार और खासकर सास के बारे में बात करते हैं। वह बताते हैं कि उनकी सास बहुत प्यार करने वाली और शानदार इंसान हैं, लेकिन एक मजेदार शिकायत भी करते हैं कि उन्होंने उनके बच्चों और कुत्तों को चोरी छिपे ज्यादा ट्रीट्स और कैंडी खिलाई। फिर मजाक मजाक में कहते हैं कि जब वे खुद दादा दादी बनेंगे तो अपने नाती पोतों को और ज्यादा बिगाड़ेंगे। बातचीत में परिवार के प्यार और मजेदार रिश्तों की झलक दिखाई देती है। इसके बाद कहानी उनके पालतू कुत्तों टैंक और मार्ली पर आ जाती है। वे बताते हैं कि टैंक की रीढ़ की हड्डी में बहुत गंभीर समस्या हो गई थी। एक रात अचानक टैंक इतनी जोर से चीखा कि उन्हें लगा कोई घर में घुस आया है। बाद में पता चला कि कुछ छोटे पैरों और लंबे शरीर वाले कुत्तों में अचानक स्लिप डिस्क जैसी बीमारी हो जाती है। टैंक हिल भी नहीं पा रहा था,
वे उसे एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास लेकर गए और आखिरकार एक न्यूरोसर्जन ढूंढा। वे बताते हैं कि पालतू जानवरों के इलाज पर कितना ज्यादा पैसा लगता है, लेकिन क्योंकि वे उनके फर बेबीज हैं, इसलिए वे कुछ भी करने को तैयार थे। फिर वे भावुक होकर बताते हैं कि कोविड के मुश्किल समय में यही कुत्ते उनके लिए सहारा बने। दुनिया बंद थी, लोग डर में जी रहे थे, WWE शो बिना दर्शकों के हो रहे थे और उनमें से एक की चोट भी लगी हुई थी। उस अकेलेपन और डर के समय में टैंक और मार्ली ने उनके रिश्ते और मानसिक स्थिति को संभाला। वे महसूस करते हैं कि उन कुत्तों ने सिर्फ उनका साथ नहीं दिया बल्कि उन्हें टूटने से भी बचाया। इसके बाद बहुत सारी मजेदार बातें होती हैं कि टैंक कितना शरारती है। उसे बाहर जाकर टॉयलेट करना पसंद नहीं था, इसलिए घर के अंदर ही उसकी ट्रेनिंग हुई। अब सालों बाद भी वह घर के नए कारपेट और रग्स पर पेशाब कर देता है। वे हंसते हुए बताते हैं कि अब उन्हें हल्के रंग के रग्स खरीदने पड़ते हैं ताकि तुरंत पता चल जाए कि टैंक ने फिर शरारत की है। इस पूरी बातचीत में पति पत्नी एक दूसरे को मजाक में छेड़ते रहते हैं, जिससे उनकी प्यारी केमिस्ट्री दिखाई देती है। फिर बातचीत जानवरों के प्रति प्यार पर चली जाती है। वे बताते हैं कि उन्हें कुत्तों के वीडियो देखना कितना पसंद है, खासकर रेस्क्यू डॉग्स के वीडियो। जब वे ऐसे वीडियो देखते हैं जहां किसी घायल या परेशान जानवर को बचाया जाता है तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वे कहते हैं कि दुनिया में बहुत क्रूएल्टी है, लेकिन कुछ लोग जानवरों को बचाकर उम्मीद भी देते हैं। इसके बाद वे अजीब जानवरों की बातें करते हैं, जैसे गंजा रैकून, बिना बालों वाली SPHYNX बिल्ली और चिड़ियाघर में चीते के साथ पला एक कुत्ता। फिर वे बिल्लियों पर मजेदार बहस करते हैं। कुछ लोग बिल्लियों से प्यार करते हैं जबकि कुछ उनसे डरते हैं। एक महिला बताती है कि बचपन में एक बिल्ली ने उसके चेहरे पर छलांग लगा दी थी, तभी से उसे बिल्लियों से डर लगने लगा। दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि बिल्लियां बहुत समझदार और प्यारी होती हैं। फिर बातचीत गिनी पिग्स यानी छोटे पालतू जानवरों पर पहुंचती है। वे बताते हैं कि उनकी बेटी ने कैसे इंटरनेट से सीखकर अपने माता पिता को गिनी पिग खरीदने के लिए मना लिया। बाद में उन गिनी पिग्स में से एक को कैंसर हो गया। उसके पैर की सर्जरी हुई, दवाइयां दी गईं और उसे बचाने की बहुत कोशिश की गई। अंत में जब उसे बचाया नहीं जा सका और उसे सुलाना पड़ा तो वे बहुत रोए। यह हिस्सा बहुत इमोशनल है क्योंकि वे बताते हैं कि शुरुआत में उन्हें उस जानवर से ज्यादा लगाव नहीं था, लेकिन धीरे धीरे वह परिवार का हिस्सा बन गया। इसके बाद कहानी बचपन की गरीबी और संघर्षों की तरफ मुड़ती है। एक व्यक्ति अपने बचपन की बेहद कठिन यादें साझा करता है। वह बताता है कि उनके घर में बड़े बड़े चूहे रहते थे। उनके घर की हालत इतनी खराब थी कि दोस्तों को घर के अंदर आने नहीं दिया जाता था। स्कूल में बच्चे उनका मजाक उड़ाते थे कि उनके घर में बड़े बड़े रैट्स हैं। वह याद करता है कि एक रात सोते समय उसे अपने हाथ पर चूहे के पंजे महसूस हुए थे। बाद में उनके परिवार ने घर में पेस्ट कंट्रोल करवाया और अटारी में ढेर सारे मरे हुए चूहे मिले। यह हिस्सा दिखाता है कि उन्होंने कितनी मुश्किल परिस्थितियों में बचपन बिताया। फिर बातचीत गांव के जीवन और पुराने समय की तरफ जाती है। एक महिला बताती है कि उसके दादा दादी के घर में बहुत सारे जानवर होते थे। उनके पास एक पालतू सुअर विल्बर था, जिससे बच्चे बहुत एक स्केड्यूल की वजह से हेल्थी रहना मुश्किल हो जाता था। वे मजाक करते हैं कि पत्नी को बहुत मिठाइयां पसंद हैं और सुबह उठते ही सौर कैंडी खाने लगती है। फिर बातचीत परिवार और रिश्तों पर गहरी हो जाती है। एक महिला अपने पिता के बारे में बात करती है, जो एक परफॉर्मर और म्यूजिशियन हैं। हाल ही में उन्हें दिल की गंभीर समस्या हुई थी और परिवार को डर था कि शायद वे उन्हें खो देंगे। उस मुश्किल समय में दोस्तों ने उनकी मदद की और सही डॉक्टर तक पहुंचाया। अब उनके पिता ठीक हैं, वजन कम कर चुके हैं और अपनी जिंदगी का आनंद ले रहे हैं।
यह हिस्सा बहुत भावुक है क्योंकि वे बताते हैं कि वे अपने पिता से कितना प्यार करते हैं और उन्हें खोने का डर कितना बड़ा था। इसके बाद वे बताते हैं कि कैसे उनके पिता अभी भी परफॉर्म करते हैं और पूरे परिवार में संगीत और एंटरटेनमेंट का टैलेंट है। उनके अंकल एक मशहूर सिंगर थे जिनका 70s में बड़ा हिट सॉन्ग था। वे कहते हैं कि शायद इसी वजह से उनमें भी एंटरटेनमेंट और परफॉर्मेंस का टैलेंट आया। आखिर में वे कहते हैं कि उन्हें गाना भी आता है, लेकिन वे सिंगिंग में उतना कॉन्फिडेंट नहीं हैं जितना रेसलिंग और डांसिंग में हैं। फिर भी वे भविष्य में सिंगिंग को और एक्सप्लोर करना चाहते हैं। पूरी कहानी में प्यार, परिवार, संघर्ष, जानवरों के प्रति लगाव, बचपन की गरीबी, रिश्तों की मजबूती और जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों का बहुत खूबसूरत मिश्रण दिखाई देता है। कहीं यह कहानी आपको हंसाती है, कहीं भावुक कर देती है और कहीं प्रेरित भी करती है कि मुश्किल समय में परिवार और प्यार ही इंसान को संभालते हैं। यह पूरी बातचीत एक बहुत ही मजेदार, इमोशन और दिल से जुड़ी हुई बातचीत है, जिसमें WWE सुपरस्टार्स अपने परिवार, रिश्तों, जिंदगी, संघर्ष, प्यार, गेमिंग, गोल्फ, बच्चों, पालतू जानवरों और अपने करियर के बारे में खुलकर बातें कर रही हैं। इस कहानी में सबसे खूबसूरत बात यह है कि इतने बड़े सुपरस्टार होने के बावजूद ये लोग बिल्कुल आम इंसानों की तरह अपनी छोटी छोटी खुशियों, परेशानियों और रिश्तों को संभालते दिख रहे हैं। बातचीत की शुरुआत हल्के फुल्के मजाक और शौकों से होती है। उनमें से एक कहता है कि वह अपने पिता के साथ कुछ परफॉर्म करना चाहता है क्योंकि उसे लगता है कि जिंदगी में एक बार अपने पिता के साथ स्टेज शेयर करना बहुत खास होगा। फिर बात संगीत और सिंगिंग पर चली जाती है। वह मजाक में कहता है कि काश उसे गाना आता, क्योंकि अगर वह गा सकता तो शायद रेसलिंग में इतना शरीर नहीं तुड़वाना पड़ता। इसके बाद गोल्फ की बात शुरू होती है। वह बताता है कि अचानक उसे गोल्फ खेलने का शौक हो गया है। उसने गोल्फ का सामान खरीद लिया है, घर में प्रैक्टिस करने वाली चीजें लगा ली हैं, लेकिन अभी भी वह इतना कॉन्फिडेंट नहीं है कि असली गोल्फ कोर्स पर जाकर खेले, क्योंकि उसे डर है कि वह दूसरों का गेम स्लो कर देगा। उसके दोस्त और परिवार वाले इस बात पर उसका मजाक उड़ाते हैं कि वह गोल्फ को बहुत सीरियसली लेने लगा है, यहाँ तक कि गोल्फ की ड्रेस और स्टाइल भी फॉलो कर रहा है। इसके बाद बातचीत वीडियो गेम्स पर चली जाती है। वे लोग निंटेंडो वी, डांस गेम्स और खासकर कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे गेम्स की बात करते हैं। एक व्यक्ति कहता है कि उसका पार्टनर उसे गेम खेलने के लिए बुलाता रहता है, लेकिन उसे सिर्फ बैठकर गोली चलाने वाले गेम्स देखना पसंद नहीं। फिर मजेदार तरीके से वे बताते हैं कि कैसे WWE के कई सुपरस्टार्स जैसे द ब्लड लाइन के सदस्य और रोमन रेंस भी कॉल ऑफ ड्यूटी खेलते हैं। वे बताते हैं कि गेम में WWE सुपरस्टार्स की स्किन्स भी हैं, जिन्हें खरीदने के लिए उन्होंने पैसे खर्च किए। इस दौरान दोस्ती, देर रात तक हेडसेट लगाकर गेम खेलना और ऑनलाइन साथ समय बिताने जैसी बातें सामने आती हैं। लेकिन इसी के साथ वे यह भी बताते हैं कि शादीशुदा जिंदगी में गेम खेलने से पहले घर के सारे काम निपटाने पड़ते हैं, जैसे बर्तन साफ करना, खाना बनाना, पत्नी को खुश रखना, ताकि बाद में आराम से गेम खेल सकें। यह हिस्सा बहुत मजेदार है क्योंकि वह बताता है कि कैसे वह रात के 3 बजे पूरा खाना बनाकर अपनी पत्नी को देता है ताकि बाद में आराम से कॉल ऑफ ड्यूटी खेल सके। फिर बातचीत अचानक बहुत गहरी और इमोशनल हो जाती है। वे लोग प्रोटेक्ट योर पीस यानी अपनी मानसिक शांति और ऊर्जा को बचाने की बात करते हैं। एक महिला बहुत दिल से बताती है कि जिंदगी में उसने हमेशा दूसरों के लिए बहुत कुछ किया, परिवार के लिए, रिश्तेदारों के लिए, प्रोफेशनल जिंदगी में भी, लेकिन धीरे धीरे वह खुद अंदर से थक गई। उसे महसूस हुआ कि वह हर किसी को खुश करने की कोशिश में खुद खाली होती जा रही है। वह बताती है कि परिवार के लिए पैसे देना, मदद करना, हर किसी की जिम्मेदारी उठाना अच्छा लगता है, लेकिन कई बार लोग इसका फायदा उठाने लगते हैं। उसे सीखना पड़ा कि ना कहना गलत नहीं है। अगर इंसान खुद मानसिक, आर्थिक और शारीरिक रूप से ठीक नहीं होगा,
तो वह किसी और की मदद भी नहीं कर पाएगा। यह हिस्सा बहुत भावुक है क्योंकि वह बताती है कि कैसे उसने सालों तक अपनी भावनाएं दबाकर रखी और जब आखिरकार वह सब बाहर आया तो बहुत दर्द के साथ आया। वह चाहती है कि उसके बच्चे कभी अपनी आवाज दबाकर न रखें और हमेशा अपनी सीमाएं तय करना सीखें। इसके बाद परिवार और बचपन की बातें शुरू होती हैं। एक सुपरस्टार अपने पिता के बारे में बताता है कि उसने अपने पिता से सबसे बड़ा सबक मेहनत सीखा। उसका पिता रोज सुबह उठकर पूरे परिवार का ख्याल रखता था। वह बच्चों को साथ लेकर रिश्तेदारों के घर जाता, उनके लॉन काटता, सफाई करता और सबकी मदद करता। बचपन में उसे यह सब बहुत बुरा लगता था, लेकिन बड़े होकर उसे समझ आया कि उसके पिता उसे जिम्मेदारी और परिवार की अहमियत सिखा रहे थे। वह मजाक में कहता है कि शायद इसी वजह से उसे आज तक लॉन काटना पसंद नहीं है, जबकि उसने खुद एक बड़ी लॉन मशीन खरीद रखी है लेकिन कभी इस्तेमाल नहीं की। फिर बात सोलो सिको पर आती है। वह बड़े प्यार से बताता है कि सोलो असल जिंदगी में कितना सीधा और फैमिली ओरिएंटेड इंसान है। वह उसे अपना ट्विन यानी जुड़वा जैसा मानता है क्योंकि दोनों की सोच और मजाक करने का तरीका बहुत मिलता है। वह बताता है कि सोलो कॉलेज में था लेकिन हमेशा से रेसलिंग करना चाहता था। परिवार ने उसे पहले पढ़ाई पूरी करने को कहा और उसने उनकी बात मानी। फिर जब उसने कहा कि अब वह अपना सपना पूरा करना चाहता है तो परिवार ने उसका साथ दिया। यह हिस्सा भाईचारे और परिवार के सपोर्ट को बहुत खूबसूरती से दिखाता है। बातचीत में वे लोग WWE और रेसलिंग बिजनेस के बारे में भी बेहद गर्व से बात करते हैं। वे कहते हैं कि दुनिया में रेसलिंग जैसा कोई एंटरटेनमेंट नहीं है। ब्रॉडवे शो देखने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि जो एहसास लोग थिएटर में महसूस करते हैं वही एहसास WWE हर हफ्ते लाखों लोगों तक पहुंचाती है। लाइव एंट्रेंस, म्यूजिक, फायरवर्क्स, सुपरस्टार्स की मौजूदगी और फैंस की एनर्जी। वे कहते हैं कि अगर वे खुद मजे नहीं करेंगे तो दर्शक भी मजा नहीं ले पाएंगे। इसलिए उनके लिए रेसलिंग सिर्फ काम नहीं बल्कि एक सपना है जिसे वे जी रहे हैं। इसके बाद पालतू जानवरों की बात आती है और माहौल फिर मजेदार हो जाता है। वे अपने कुत्तों और गिनी पिग्स के बारे में बात करते हैं। कोई मजाक में कहता है कि अगर उसका पालतू मर गया तो वह उसका टैटू अपने चेहरे पर बनवा लेगा। वे लोग अपने पालतू जानवरों को परिवार का हिस्सा मानते हैं। फिर बात इतनी आगे बढ़ जाती है कि वे चर्चा करते हैं कि क्या वे अपने डॉग के लिए प्राइवेट जेट भी बुक करेंगे अगर उसे किसी खास डॉक्टर के पास ले जाना पड़े। सब लोग इस बात पर हंसते हैं कि वे अपने पालतू जानवरों से कितना प्यार करते हैं। इसके बाद उनकी पहली डेट की कहानी आती है जो पूरी बातचीत का सबसे मजेदार हिस्सा बन जाती है। वे बताते हैं कि पहली बार वे दोनों सुशी खाने गए थे। लड़की ने गलती से वसबी को एवोकाडो समझ लिया और पूरा मुंह भरकर खा लिया। कुछ ही सेकंड में उसकी हालत खराब हो गई। आंखों से पानी, नाक बहना, खांसी, चेहरा लाल। लड़का उसे देखकर घबरा गया और सोचने लगा कि शायद यह लड़की थोड़ी अजीब है। लड़की इतनी शर्मिंदा हो गई कि मूवी देखने का प्लान भी कैंसिल हो गया। आज भी वे उस घटना को याद करके हंसते हैं और लड़की कहती है कि उसने उस दिन के बाद कभी वसबी को हाथ नहीं लगाया। फिर वे अपनी लव स्टोरी के शुरुआती दिनों की बातें करते हैं। वे बताते हैं कि शुरुआत में वे सिर्फ दोस्त थे। रोज साथ समय बिताते थे, जिम जाते थे, खाना खाते थे और धीरे धीरे उनका रिश्ता गहरा होता गया। लड़की उनके लिए स्पेगेटी बनाकर लाती थी और लड़का मजाक करता था कि उसे सिर्फ वही एक डिश बनानी आती है। फिर वे बताते हैं कि कैसे लड़के ने पहली बार लड़की से बात करने के लिए उसके पिता रिकीशी का मजाक उड़ाया था क्योंकि उसे पता चला था कि वह बचपन में रिकीशी की फैन थी। लेकिन मजाक पूरी तरह फेल हो गया और लड़की को वह बहुत अजीब लगा। बाद में उसने जाकर माफी मांगी और वहीं से दोनों की दोस्ती शुरू हुई। आखिर में बातचीत बहुत भावुक और प्यारी हो जाती है।
वे अपने रिश्ते के सफर को याद करते हैं। कैसे उन्होंने मुश्किल वक्त भी देखे, कैसे कई बार लगा कि रिश्ता टूट सकता है, लेकिन दोस्ती, प्यार और सम्मान ने उन्हें हमेशा साथ रखा। वे मानते हैं कि रिश्ते आसान नहीं होते, लेकिन अगर दोनों लोग साथ लड़े और एक दूसरे को समझें तो रिश्ता मजबूत बनता जाता है। कहानी सुनने को मिलेगी। रोमन रेंस, ब्लड लाइन और उनके परिवार की लाइफ के मजेदार किस्से, पहली डेट की फनी स्टोरी, कॉल ऑफ ड्यूटी गेमिंग और रिश्तों की गहरी बातें इस वीडियो को बेहद खास बनाती हैं। अगर आप WWE और रियल लाइफ स्टोरीज पसंद करते हैं तो यह वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। यह पूरी कहानी WWE सुपरस्टार्स की असली जिंदगी, उनके रिश्तों, परिवार, प्यार और संघर्षों के बारे में है। बातचीत की शुरुआत हल्के फुल्के मजाक से होती है, जहां वे अपने शौकों के बारे में बात करते हैं। एक सुपरस्टार कहता है कि वह अपने पिता के साथ एक बार स्टेज पर परफॉर्म करना चाहता है क्योंकि उसके लिए परिवार सबसे ज्यादा मायने रखता है। फिर बात गोल्फ और वीडियो गेम्स पर चली जाती है। वह मजाक में बताता है कि अब उसे गोल्फ खेलने का बहुत शौक हो गया है। उसने घर में प्रैक्टिस का सामान भी लगा लिया है, लेकिन अभी वह असली गोल्फ कोर्स पर जाने से डरता है क्योंकि उसे लगता है कि वह बाकी खिलाड़ियों को परेशान करेगा। इसके बाद वे लोग कॉल ऑफ ड्यूटी गेम की बात करते हैं और बताते हैं कि कैसे WWE सुपरस्टार्स जैसे रोमन रेंस और ब्लड लाइन के सदस्य गेम खेलने के बहुत शौकीन हैं। वे देर रात तक ऑनलाइन गेम खेलते हैं और दोस्तों के साथ हेडसेट लगाकर बातें करते हैं। लेकिन साथ ही शादीशुदा जिंदगी की मजेदार बातें भी सामने आती हैं। एक सुपरस्टार हंसते हुए बताता है कि गेम खेलने से पहले उसे घर के सारे काम खत्म करने पड़ते हैं, बर्तन साफ करना, खाना बनाना और पत्नी को खुश रखना, ताकि बाद में आराम से गेम खेल सके। इसके बाद बातचीत बहुत इमोशन हो जाती है। वे लोग प्रोटेक्ट योर पीस यानी अपनी मानसिक शांति और ऊर्जा को बचाने की बात करते हैं। एक महिला बताती है कि जिंदगी में उसने हमेशा दूसरों की मदद की, परिवार के लिए सब कुछ किया, लेकिन धीरे धीरे वह खुद अंदर से थक गई। उसे एहसास हुआ कि अगर इंसान खुद खुश और मजबूत नहीं होगा तो वह दूसरों की मदद भी नहीं कर पाएगा। उसने सीख लिया कि हर बार हाँ कहना जरूरी नहीं होता। कभी कभी अपने लिए खड़ा होना और ना कहना भी जरूरी है। वह चाहती है कि उसके बच्चे कभी अपनी आवाज दबाकर न रखें और हमेशा अपनी इज्जत और मानसिक शांति को सबसे ऊपर रखें। फिर परिवार और बचपन की बातें होती हैं। एक सुपरस्टार अपने पिता के बारे में बताता है कि उसने उनसे मेहनत और जिम्मेदारी सीखी। उसके पिता रोज सुबह उठकर पूरे परिवार का ख्याल रखते थे और बच्चों को साथ लेकर रिश्तेदारों के घरों में मदद करने जाते थे। बचपन में उसे यह सब अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब उसे समझ आता है कि उसके पिता उसे परिवार की अहमियत सिखा रहे थे। फिर वह अपने छोटे भाई सोलो सिको के बारे में बात करता है और कहता है कि वह असल जिंदगी में बहुत सीधा और परिवार से प्यार करने वाला इंसान है। उसने कॉलेज पूरा करने के बाद अपने सपने को पूरा करने के लिए रेसलिंग चुनी और आज वह WWE में सफल है। बातचीत में WWE की दुनिया के बारे में भी बहुत गर्व से बात की जाती है। वे कहते हैं कि दुनिया में रेसलिंग जैसा कोई एंटरटेनमेंट नहीं है क्योंकि इसमें एक साथ ड्रामा, एक्शन, इमोशन और लाइव एनर्जी सब कुछ होता है। वे महसूस करते हैं कि वे अपने सपने को जी रहे हैं और लाखों लोगों को खुशी दे रहे हैं। इसके बाद वे अपने पालतू जानवरों के बारे में बात करते हैं और बताते हैं कि वे उन्हें परिवार के सदस्य की तरह मानते हैं। वे मजाक में कहते हैं कि अगर उनके पालतू जानवरों को कुछ हो जाए तो वे उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। फिर उनकी पहली डेट की बहुत मजेदार कहानी आती है। दोनों पहली बार सुशी खाने गए थे। लड़की ने गलती से वसबी को एवोकाडो समझकर पूरा खा लिया और तुरंत उसकी हालत खराब हो गई। उसकी आंखों से पानी निकलने लगा, खांसी शुरू हो गई और वह बुरी तरह परेशान हो गई।
लड़का उसे देखकर घबरा गया और सोचने लगा कि शायद यह लड़की थोड़ी अजीब है। बाद में दोनों उस घटना को याद करके खूब हंसते हैं और कहते हैं कि वही पल उनकी जिंदगी की सबसे मजेदार यादों में से एक बन गया। इसके बाद वे अपनी लव स्टोरी के शुरुआती दिनों के बारे में बताते हैं। शुरुआत में वे सिर्फ अच्छे दोस्त थे। रोज साथ समय बिताते थे, खाना खाते थे और धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आते गए। लड़की उनके लिए स्पेगेटी बनाकर लाती थी और लड़का मजाक करता था कि उसे सिर्फ वही डिश बनानी आती है। फिर वे बताते हैं कि कैसे पहली बार लड़के ने लड़की से बात करने के लिए उसके पसंदीदा रेसलर रिकीशी का मजाक उड़ाया, लेकिन उसका मजाक पूरी तरह फेल हो गया। बाद में उसने माफी मांगी और वहीं से उनकी दोस्ती शुरू हुई। आखिर में दोनों अपने रिश्ते की गहराई के बारे में बात करते हैं। वे बताते हैं कि रिश्ते में कई मुश्किलें आईं, कई बार ऐसा लगा कि सब खत्म हो सकता है, लेकिन दोस्ती, प्यार और सम्मान ने उन्हें हमेशा साथ रखा। वे अपने बच्चों, परिवार और जिंदगी की तेजी से गुजरती यादों को याद करते हैं। पूरी बातचीत में यह साफ दिखाई देता है कि इतने बड़े सुपरस्टार होने के बावजूद उनके लिए सबसे जरूरी चीज परिवार, प्यार, शांति और साथ में खुश रहना है। दोस्तों, अगर आपको WWE की ऐसी ही मजेदार, दिल छू लेने वाली और रियल लाइफ स्टोरीज पसंद आती हैं, जहां सिर्फ रिंग की लड़ाई नहीं बल्कि सुपरस्टार्स की असली जिंदगी, उनकी दोस्ती, प्यार, फैमिली और स्ट्रगल देखने को मिलता है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दो। आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है कि हम आपके लिए ऐसी और लंबी और शानदार कहानियां लेकर आए। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि रोमन रेंस, द ब्लड लाइन, जेई उसो, जिमी उसो, नाओमी, कोडी रोड्स, सेथ रॉलिंस और बाकी WWE सुपरस्टार्स की नई स्टोरी सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस पूरी कहानी में हम देखते हैं कि WWE सुपरस्टार्स सिर्फ रिंग में ही नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी कितने मजेदार, इमोशन और फैमिली वाले इंसान होते हैं। बातचीत की शुरुआत बहुत हल्के और मजेदार अंदाज में होती है, जहां वो लोग अपनी जिंदगी के छोटे छोटे पलों के बारे में बात कर रहे होते हैं। कोई गोल्फ खेलने का शौक पाल चुका है, कोई वीडियो गेम्स में डूबा हुआ है और कोई अपने पार्टनर के साथ समय बिताने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढ रहा है। यहाँ पर एक सुपरस्टार बताता है कि उसे अब गोल्फ का बहुत शौक हो गया है। वह घर के अंदर तक प्रैक्टिस करता है, अपने कपड़े और स्टाइल तक गोल्फर जैसे रखने लगा है। उसकी पत्नी मजाक में कहती है कि पता नहीं ये शौक कितने दिन चलेगा, लेकिन वह पूरी मेहनत से उसमें लगा हुआ है। इस पूरी बातचीत में पति पत्नी की प्यारी नोकझोंक दिखाई देती है, जो फैंस को बहुत रिलेटेबल लगती है। इसके बाद बात वीडियो गेम्स की तरफ चली जाती है। वहां मॉडर्न वॉरफेयर और कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे गेम्स का जिक्र आता है। सुपरस्टार्स बताते हैं कि कैसे WWE के कई बड़े नाम अब गेम के अंदर कैरेक्टर बन चुके हैं। कोई रोमन रेंस की बात करता है, कोई कोडी रोड्स और रिया रिप्ले की। मजेदार बात यह होती है कि उनमें से एक सुपरस्टार खुद पैसे खर्च करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के गेम स्किन्स खरीदता है ताकि गेम खेलते वक्त वो अपने लोगों को रिप्रेजेंट कर सके। फिर बातचीत मजेदार अंदाज में रात को गेम खेलने और उससे पहले घर के सारे काम खत्म करने पर पहुंच जाती है। वो बताते हैं कि अगर पत्नी नाराज हो तो पहले खाना बनाओ, बर्तन साफ करो, कचरा बाहर फेंको, फिर जाकर गेम खेलो। एक सुपरस्टार तो मजाक में कहता है कि वह रात के 3 बजे पूरा खाना बनाकर पत्नी को खिलाता है ताकि बाद में आराम से कॉल ऑफ ड्यूटी खेल सके। ये सब सुनकर सब लोग हंसते रहते हैं और माहौल बहुत हल्का और फनी बना रहता है। लेकिन धीरे धीरे बातचीत बहुत गहरी और इमोशनल हो जाती है। नाओमी अपने दिल की बातें शेयर करती हैं। वह बताती हैं कि जिंदगी में सबसे जरूरी चीज है प्रोटेक्ट योर पीस, यानी अपनी मानसिक शांति और अपनी एनर्जी की रक्षा करना। वह कहती हैं कि कई बार इंसान इतना ज्यादा दूसरों के लिए करता रहता है कि खुद अंदर से टूटने लगता है।
फैमिली की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन हर समय सबके लिए खुद को खत्म कर देना सही नहीं होता। नाओमी बताती हैं कि वह हमेशा देने वाली इंसान रही हैं। उन्हें लगता था कि अगर उनके पास सफलता है तो उन्हें हर किसी की मदद करनी चाहिए। लेकिन धीरे धीरे उन्हें महसूस हुआ कि लोग कभी कभी इसका फायदा भी उठा लेते हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत स्ट्रेस और गुस्सा दबाकर रखा क्योंकि उन्हें लगता था कि उन्हें हमेशा ग्रेटफुल रहना चाहिए। लेकिन जब वो सारी बातें बाहर आईं तो बहुत इमोशनल तरीके से बाहर आईं। वह कहती हैं कि अपने बच्चों को वो यही सिखाना चाहती हैं कि अपनी आवाज उठाना गलत नहीं है, अपने लिए खड़ा होना गलत नहीं है और नो कहना भी जिंदगी का जरूरी हिस्सा है। उनके पति भी उनकी बात से सहमत होते हैं और बताते हैं कि नाओमी का दिल बहुत नरम है। वह हमेशा अपने परिवार के लिए सब कुछ करने को तैयार रहती हैं। लेकिन अब धीरे धीरे उन्होंने खुद के लिए बाउंड्रीज बनाना सीख लिया है। फिर बात उनके बचपन और परिवार की तरफ चली जाती है। वहां एक सुपरस्टार अपने पिता की मेहनत के बारे में बताता है। वह याद करता है कि कैसे उसके पिता हर सुबह उठकर पूरे परिवार का ध्यान रखते थे। वो गैस टैंक भरते, लॉन मोवर तैयार करते और बच्चों को साथ लेकर रिश्तेदारों। फिर बातचीत सोलो सिको की तरफ चली जाती है। वहां बहुत प्यार से बताया जाता है कि सोलो बाहर से भले ही खतरनाक दिखता हो, लेकिन असल जिंदगी में वह परिवार का सबसे बड़ा बेबी है। वह अपने भाइयों के बहुत करीब है। उन्होंने बताया कि सोलो कॉलेज में था लेकिन अंदर से हमेशा रेसलिंग करना चाहता था। जब उसने कहा कि उसने पढ़ाई सिर्फ इसलिए पूरी की क्योंकि परिवार चाहता था, लेकिन अब वह अपना सपना पूरा करना चाहता है, तब उसके भाइयों ने उसका साथ दिया। आज वही सोलो WWE में धमाल मचा रहा है और पूरा परिवार उस पर गर्व करता है। इसके बाद WWE बिजनेस की बात होती है। वहां बताया जाता है कि WWE सिर्फ रेसलिंग नहीं बल्कि एक पूरा लाइव एंटरटेनमेंट अनुभव है। एक सुपरस्टार कहता है कि जब वह ब्रॉडवे शो देखने गया तो उसे एहसास हुआ कि WWE भी कुछ वैसा ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि WWE लोगों के घर तक ये तमाशा और इमोशन लेकर आती है। पायरो, एंट्रेंस म्यूजिक, क्राउड की आवाज, फैंस की चीखें, ये सब मिलकर WWE को दुनिया की सबसे अलग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बनाते हैं। वह कहते हैं कि अगर रेसलर्स खुद मजे नहीं करेंगे तो फैंस भी मजा नहीं ले पाएंगे। फिर कहानी उनके रिश्ते की शुरुआत तक पहुंचती है। दोनों बताते हैं कि शुरू में वो सिर्फ अच्छे दोस्त थे। कई महीनों तक वो साथ में समय बिताते रहे। नाओमी उनके लिए स्पेगेटी बनाकर लाती थी और सबको खिलाती थी। वहीं दूसरी तरफ वो सुपरस्टार नाओमी को धीरे धीरे पसंद करने लगा था, लेकिन सीधे बोल नहीं पाता था। एक मजेदार घटना भी बताई जाती है, जहां पहली डेट पर नाओमी ने वसबी को एवोकाडो समझकर खा लिया था। उसके बाद उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि आंसू निकलने लगे, चेहरा लाल हो गया और पूरी डेट बर्बाद हो गई। दोनों आज भी उस घटना को याद करके जोर जोर से हंसते हैं। यही छोटी छोटी यादें उनके रिश्ते को खास बनाती हैं। आखिर में बातचीत बहुत भावुक हो जाती है। दोनों कहते हैं कि उन्होंने अपने आसपास कई रिश्ते टूटते देखे थे और वो नहीं चाहते थे कि उनके साथ भी ऐसा हो। उन्होंने मुश्किल वक्त देखे, लड़ाइयां देखी, लेकिन दोस्ती, प्यार और सम्मान ने उनके रिश्ते को बचाए रखा। वो कहते हैं कि जिंदगी में ग्रोथ सबसे जरूरी है। इंसान अगर समय के साथ बेहतर बनता जाए, अपने रिश्तों को समझे और अपने परिवार को संभाले तो वही असली जीत है। पूरी कहानी में हंसी भी है, प्यार भी है, संघर्ष भी है और जिंदगी की बहुत बड़ी सीख भी छिपी हुई है। अगर आपको ये पूरी WWE फैमिली स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताइए कि आपको सबसे मजेदार हिस्सा कौन सा लगा, गोल्फ वाला, गेमिंग वाला या वसबी वाली डेट। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी और भी लंबी WWE स्टोरीज लेकर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें।
मिलते हैं अगली शानदार कहानी में।
नाती पोतों को और ज्यादा बिगाड़ेंगे। बातचीत में परिवार के प्यार और मजेदार रिश्तों की झलक दिखाई देती है। इसके बाद कहानी उनके पालतू कुत्तों टैंक और मार्ली पर आ जाती है। वे बताते हैं कि टैंक की रीढ़ की हड्डी में बहुत गंभीर है कि टैंक कितना शरारती है। उसे बाहर जाकर टॉयलेट करना पसंद नहीं था, इसलिए घर के अंदर ही उसकी ट्रेनिंग हुई। अब सालों बाद भी वह घर के नए कारपेट और रग्स पर पेशाब कर देता है। वे हंसते हुए बताते हैं कि अब उन्हें हल्के रंग के रग्स खरीदने पड़ते हैं ताकि तुरंत पता चल जाए कि टैंक ने फिर शरारत की है। इस पूरी बातचीत में पति पत्नी एक दूसरे को मजाक में छेड़ते रहते हैं, जिससे उनकी प्यारी केमिस्ट्री दिखाई देती है। फिर बातचीत जानवरों के प्रति प्यार पर चली जाती है। वे बताते हैं कि उन्हें कुत्तों के वीडियो देखने अटारी में ढेर सारे मरे हुए चूहे मिले। यह हिस्सा दिखाता है कि उन्होंने कितनी मुश्किल परिस्थितियों में बचपन बिताया। फिर बातचीत गांव के जीवन और पुराने समय की तरफ जाती है। एक महिला बताती है कि उसके दादा दादी के घर में बहुत सारे जानवर होते थे। उनके पास एक पालतू सुअर विल्बर था, जिससे बच्चे बहुत प्यार करते थे। लेकिन एक दिन उन्हें पता चला कि परिवार ने उसी सुअर को काटकर खाना बना लिया। यह सुनकर वे बच्चे बहुत दुखी और सदमे में थे। इस हिस्से में गांव की सच्चाई और पुराने समय की कठोर जिंदगी दिखाई देती है। इसके बाद वे खाना पकाने और हेल्दी लाइफस्टाइल पर बात करते हैं। वे बताते हैं कि कुछ समय तक वे पेस्केटेरियन यानी सिर्फ मछली खाने वाली डाइट पर थे। वे ग्रेड सबसे खूबसूरत बात यह है कि इतने बड़े सुपरस्टार होने के बावजूद ये लोग बिल्कुल आम इंसानों की तरह अपनी छोटी छोटी खुशियों, परेशानियों और रिश्तों को संभालते दिख रहे हैं। बातचीत की शुरुआत हल्के फुल्के मजाक और शौकों से होती है। उनमें से एक कहता है कि वह अपने पिता के साथ कुछ परफॉर्म करना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि जिंदगी में एक बार अपने पिता के साथ स्टेज शेयर करना बहुत खास होगा। फिर बात संगीत और सिंगिंग पर चली जाती है। किसी की जिम्मेदारी उठाना अच्छा लगता है, लेकिन कई बार लोग इसका फायदा उठाने लगते हैं। बहुत शौक हो गया है। उसने घर में प्रैक्टिस का सामान भी लगा लिया है, लेकिन अभी वह असली गोल्फ कोर्स पर जाने से डरता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह बाकी खिलाड़ियों को परेशान। की शुरुआत बहुत हल्के और मजेदार अंदाज में होती है, जहां वो लोग अपनी जिंदगी के छोटे छोटे पलों के बारे में बात कर रहे होते हैं। कोई गोल्फ खेलने का शौक पाल चुका है, कोई वीडियो गेम्स में डूबा हुआ है और कोई अपने पार्टनर के साथ समय बिताने के लिए अलग खुद मजे नहीं करेंगे तो फैंस भी मजा नहीं ले पाएंगे। फिर कहानी उनके रिश्ते की शुरुआत तक पहुंचती है। दोनों बताते हैं कि शुरू में वो सिर्फ अच्छे दोस्त थे। कई महीनों तक वो साथ में समय बिताते रहे। नाओमी उनके लिए स्पेगेटी बनाकर लाती थी और सबको खिलाती थी। यह पूरी बातचीत एक बहुत ही दिलचस्प भावुक मजाक में कहती है कि जब वह खुद दादी बनेगी तो अपने पोते पोतियों को और ज्यादा स्पॉइल करेगी ताकि उसके बच्चे कुछ बोल न सकें। पूरा माहौल बहुत हल्का और मजेदार होता है और सब लोग हंसते रहते हैं। इसके बाद बातचीत उनके पालतू कुत्तों टैंक और मार्ली पर चली जाती है। वे बताते हैं कि टैंक की अचानक स्पाइन में बहुत गंजते भी हैं और दुखी भी होते हैं। बातचीत आगे कुकिंग, हेल्थ और डाइट पर जाती है। वे बताते हैं कि वे कुछ समय के लिए पेस्केटेरियन बने थे, यानी सिर्फ फिश खाते थे। वे हेल्थी फूड, सैल्मन,
माही फिश और ग्रिलिंग की बातें करते हैं, वो उनकी दुनिया का हिस्सा महसूस करने लगता है। यह पूरी बातचीत एक बहुत ही मजेदार, इमोशन और दिल से जुड़ी हुई फैमिली टाइप बातचीत। दादा दादी बनेंगे तो अपने नाती पोतों को और ज्यादा बिगाड़ेंगे। बातचीत में परिवार के प्यार और मजेदार रिश्तों की झलक दिखाई देती है। इसके बाद कहानी उनके पालतू कुत्तों टैंक और मार्ली पर आ जाती है। वे बताते हैं कि टैंक की रीढ़ की हड्डी में बहुत गंभीर है कि टैंक कितना शरारती है। उसे बाहर जाकर टॉयलेट करना पसंद नहीं था, इसलिए घर के अंदर ही उसकी ट्रेनिंग हुई। अब सालों बाद भी वह घर के नए कारपेट और रग्स पर पेशाब कर देता है। वे हंसते हुए बताते हैं कि अब उन्हें हल्के रंग के रग्स खरीदने पड़ते हैं ताकि तुरंत पता चल जाए कि टैंक ने फिर शरारत की है। इस पूरी बातचीत में पति पत्नी एक दूसरे को मजाक में छेड़ते रहते हैं, जिससे उनकी प्यारी केमिस्ट्री दिखाई देती है। फिर बातचीत जानवरों के प्रति प्यार पर चली जाती है। वे बताते हैं कि उन्हें कुत्तों के वीडियो देखने अटारी में ढेर सारे मरे हुए चूहे मिले। यह हिस्सा दिखाता है कि उन्होंने कितनी मुश्किल परिस्थितियों में बचपन बिताया। फिर बातचीत गांव के जीवन और पुराने समय की तरफ जाती है। एक महिला बताती है कि उसके दादा दादी के घर में बहुत सारे जानवर होते थे। उनके पास एक पालतू सुअर विल्बर था, जिससे बच्चे बहुत प्यार करते थे। लेकिन एक दिन उन्हें पता चला कि परिवार ने उसी सुअर को काटकर खाना बना लिया। यह सुनकर वे बच्चे बहुत दुखी और सदमे में थे। इस हिस्से में गांव की सच्चाई और पुराने समय की कठोर जिंदगी दिखाई देती है। इसके बाद वे खाना पकाने और हेल्दी लाइफस्टाइल पर बात करते हैं। वे बताते हैं कि कुछ समय तक वे पेस्केटेरियन यानी सिर्फ मछली खाने वाली डाइट पर थे। वे ग्रेड सबसे खूबसूरत बात यह है कि इतने बड़े सुपरस्टार होने के बावजूद ये लोग बिल्कुल आम इंसानों की तरह अपनी छोटी छोटी खुशियों, परेशानियों और रिश्तों को संभालते दिख रहे हैं। बातचीत की शुरुआत हल्के फुल्के मजाक और शौकों से होती है। उनमें से एक कहता है कि वह अपने पिता के साथ कुछ परफॉर्म करना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि जिंदगी में एक बार अपने पिता के साथ स्टेज शेयर करना बहुत खास होगा। फिर बात संगीत और सिंगिंग पर चली जाती है। किसी की जिम्मेदारी उठाना अच्छा लगता है, लेकिन कई बार लोग इसका फायदा उठाने लगते हैं। बहुत शौक हो गया है। उसने घर में प्रैक्टिस का सामान भी लगा लिया है, लेकिन अभी वह असली गोल्फ कोर्स पर जाने से डरता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह बाकी खिलाड़ियों को परेशान। की शुरुआत बहुत हल्के और मजेदार अंदाज में होती है, जहां वो लोग अपनी जिंदगी के छोटे छोटे पलों के बारे में बात कर रहे होते हैं। कोई गोल्फ खेलने का शौक पाल चुका है, कोई वीडियो गेम्स में डूबा हुआ है और कोई अपने पार्टनर के साथ समय बिताने के लिए अलग खुद मजे नहीं करेंगे तो फैंस भी मजा नहीं ले पाएंगे। फिर कहानी उनके रिश्ते की शुरुआत तक पहुंचती है। दोनों बताते हैं कि शुरू में वो सिर्फ अच्छे दोस्त थे। कई महीनों तक वो साथ में समय बिताते रहे। नाओमी उनके लिए स्पेगेटी बनाकर लाती थी और सबको खिलाती थी।